तो अब जो है केमिकल इक्वेशन का टाइप्स देखो, हर एक वो छोटा बात जो एग्जाम में पूछ सकता है सब मैं लिख देना चाहता हूं कि बच्चे को कम से कम मेहनत लगे सेल्फ स्टडी करने में। तो मेरे साथ लिखते जाओ फिर सुना दे। केमिकल इक्वेशन का टाइप्स, इसका टाइप, अब बैलेंसिंग अभी खत्म नहीं हुआ, याद रखना अभी और बनाएंगे। थोड़ा सा कुछ कहानी लिख दे बीच में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या लिखोगे? बैलेंसिंग कर लियो तो ना सवाल कर बताओ क्या होगा इसका डेफिनेशन। इसने पूछा बोर्ड में तो एक ऐसा केमिकल इक्वेशन पर मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल हो जाए। नहीं देखो ये लिखने से ज्यादा अच्छा ये लिखो ना, केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होता है, ज्यादा अच्छा नहीं, हर एक एटम का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में, दोनों ही साइड में हर एक सिंगल एटम का मतलब नंबर बैलेंस होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए हर एक सिंगल एलिमेंट का, तब तो बैलेंस कराएगा। ये केमिकल इक्वेशन होता है। नंबर ऑफ एटम्स, आराम से लिखते जाओ, हर एक एलिमेंट का दोनों तरफ सेम होना चाहिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में। ईच एलिमेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड, मतलब दोनों ही साइड में हर बार फॉर एग्जांपल बैलेंस देखो, बैलेंसिंग करने में तुम ऑक्सीजन कोई भी एलिमेंट तो दोनों तरफ देख लो सेम है कि नहीं, दोनों तरफ सेम चाहिए। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक सवाल है, रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? किताब का सवाल एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का, 9th में इसका जवाब है, 9th क्लास पढ़े तो बताओ। रिएक्शन को बैलेंस क्यों कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कौन दिया था 9th में? एंटोनी लेवॉइटियर, याद है? मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, फादर ऑफ केमिस्ट्री, जो कहते थे। ये बैलेंस क्यों किया जाता है? रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है, ये किताब का सवाल एनसीईआरटी का, ये हमें सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जब भी बोर्ड में नंबर लाना है, सब बात कर रहा हूं मैं तुमको, जब भी कुछ लिखना है एग्जांपल सजा दो, कॉपी देखने वाला खुश हो जाता है। बैलेंस केमिकल, मन से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो, अपने मन से इक्वेशन लिख दो, कोई बच्चों वाली इक्वेशन लिख दो, H2+O2, इसको बैलेंस करके दिखा दो तो तुम बैलेंस लिख सकते हो। दो ऑक्सीजन है, दो अलग अलग एटम, तो हर एक एटम सेम है, हो गया बैलेंस। अब अनबैलेंस, इसमें क्या होगा, हर एक एटम सेम नहीं होगा। आराम से लिखो उसका, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दूसरा टाइप। इस वाले केस में हर एक एटम का नंबर सेम नहीं रहता है, ये मास बैलेंस नहीं करते हम लोग एटम को बैलेंस करते हैं। तो देखे ऑक्सीजन यहाँ कितना, हाइड्रोजन उधर कितना, नंबर बैलेंस कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो नंबर होता है वो सेम नहीं होता है दोनों साइड में, रिएक्शन के दोनों साइड में। अब इसका भी एग्जांपल बनकर दिखा दो, बैलेंस दिखाना है। अब मन से क्या करो, एक ऐसा रिएक्शन लिख दो जो बैलेंस ही ना हो, अपने मन से अनबैलेंस रिएक्शन का एग्जांपल लिखा दो, लिख दिया H2+O2,
ये अनबैलेंस है अभी। क्योंकि इक्वल नहीं, दोनों तरफ बैलेंस। आज जब भी केमिस्ट्री में रिएक्शन अगर लिखना पड़ेगा तो बैलेंस ही करना। ये एग्जांपल अनबैलेंस के लिखे हैं भाई, याद रखना बैलेंस। चलते हैं वो केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, फिर तुम्हें लिख देंगे कुछ किताब में लिखा होता है, एचटीएल की किताब में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, वो सब लिख देते हैं। पहले एक सवाल, केमिकल इक्वेशन अच्छा कब दिखेगा इंफॉर्मेटिव? अपने आप से पूछो रिएक्शन इंफॉर्मेटिव, याद करो रिएक्शन जब लिखना है, मान लो रिएक्शन हो गया, केमिकल इक्वेशन क्या बताता है रिएक्शन कैसे हो रहा है। अगर मान लो रिएक्शन में कार्बन है, कार्बन सॉलिड है, उसके लिए क्या सिंबल यूज चाहिए, एस। लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी। ये बन गया रूल लिखना। मैं जा रहा हूं पूरा रूल लिखने कि इसको कैसे लिखा जाए। जैसे कुछ लिखवाया था मैंने कि जब गैस बाहर निकलता है ऊपर की तरफ एरो देते, ठीक है बोर्ड, ये सब लिख देता जाके। ये भी बोर्ड एग्जाम का एक सवाल है, केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव कैसे बनता है। एग्जाम में पूछता है, 3-4 में से ज्यादा लिखूंगा। लिख लो, बताते लिखते चलते हैं। वो लिख लिए। अब एक सवाल है बोर्ड एग्जाम का, लिखने तो सवाल ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में, केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव बनाना है। एसएन जैसा कोई किताब पढ़ोगे वहां ये सब लिखा हुआ है, वो यहीं से लिखो, पीछे का रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा तुम्हें। मोर इंफॉर्मेटिव। अब सुनो, इसमें जरा कहानी लिखे हो तो भाई मुझे ये बताना चाहता हूँ, मुझे ये सब कुछ याद है तो कैसे याद है, वही जरा लिखने कहानी। सबसे बेसिक रूल, और आराम से लिखो, मैं तो समय थोड़ा सा करके लिखते जाऊंगा, ऐसे लिखूंगा जैसे बच्चा की तरह लिखते जाओ वैसे तक। पहला रूल क्या होगा, कोई भी रिएक्शन होगा तुमको बताना पड़ेगा कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो यूज करना पड़ेगा सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी। पहला रूल हो गया बाबू। पहला रूल हो गया कि फिजिकल स्टेट लिखना है। फिजिकल स्टेट जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो फिजिकल स्टेट किस किस का हो सकता है। बात एलिमेंट कंपाउंड क्यों कल बोला था, केमिकल सब्सटेंस इसमें जरा जो अच्छा लगता है पेपर में, क्योंकि रिएक्शन में एलिमेंट भी होता है कंपाउंड भी होता है, दोनों होता है। इस बात याद रखना, एलिमेंट हो या कंपाउंड, इसको लिखा जाता है सॉलिड को डिनोट किया जाता है एस से, लिक्विड के लिए एल से, और गैस के लिए जी से। और ये क्या लिख रहा है, अगर कहीं हाँ? वो एक्वस और पानी वो सब लिख देते हैं, पूरा रूल लिख देते हैं। वो पहला मैंने क्या लिखा है ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बनता है, तो ज्यादा बेस्ट तरीका रिएक्शन क्या लिखूं मैं, H2 के बगल लिख दूं गैस, O2 को लिख दूं गैस, H2O लिखते लिक्विड, ये पता चलता है सॉलिड लिक्विड गैस पता चल गया। आराम से लिखते हो, बात सुनते। और अगला, जैसे मान लो एक्वस बोले, अगर जैसे बनाया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां देखे कुछ चीज पानी में घुल जाता है, NaCl नमक घुलता है, जो पानी में घुलता है उसके बाद लिखते हैं AQ, एक्वस, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो कंपाउंड होता है या कोई सब्सटेंस होता है, इसको AQ से डिनोट करते हैं। तो इस इतना और छोड़, इसकी फायदा क्या हो रहा है, जो केमिस्ट्री पढ़ेगा कोई वाले उसको फायदा क्या हो रहा है, वो AQ देखते समझ गया कि पानी में घुल गया, उतना लंबा लाइन कौन लिखेगा एक्वस, इसे AQ यूज किया जाता है। वाटर सॉल्युबल मतलब एक्वस, AQ, AQ एक्वस शो कर रहा है, ये एक्वस मतलब पानी सॉल्युबल होता है, तो ये एक्वस है, AQ शॉर्ट फॉर्म है, लिखते हैं ये AQ लिखा जाता है। नंबर 3, तो वह लिखा था मैंने, वो कुछ चीज होता है जो पानी में नहीं घुलता, तो क्या बोलता है,
प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कहां सेटल होता है? नीचे। उसका एरो कहां था? नीचे की तरफ। वो भी रूल बन गया डाउन। वो मैं तुम्हारा कोशिश कर रहा हूं हर आंसर को सजाने का। ये सवाल है किस बोर्ड का? प्रेसिपिटेट। और मेरे साथ लिखते चलना बस है तुम। इसको डाउनवर्ड एरो से लिखते हैं। तो लिखते जाना भाई, बात समझो ना। तुम्हारे लिए मैं ऐसा नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि किसी सवाल का आंसर क्या होता है। कुछ तो खाली से बना दिया, इधर कुछ मैं तारा एक सवाल का आंसर लिख रहा हूँ बस। वो अगला रू इस सवाल का और सुनो, और कुछ कहानी लिखते इस बारे में। वो बगली फिर नहीं लिखते। अगर कोई गैस बाहर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसके होता है अपवर्ड एरो। तो बनाया था प्रॉपर्टी इवोल्यूशन ऑफ गैस, अपवर्ड एरो से लिखते हैं। गैस इवॉल्व। गैस अगर बाहर जाता है, इसको शो किया था अपवर्ड एरो से। देखो और नंबर 5, एग्जाम में 5 से पूछे, ज्यादा नहीं पूछा। अभी लिखेंगे ज्यादा, स्टॉक में जाना चाहिए ना कुछ। 5 चलो। और बात करें तो, और अब तो कोई भी रिएक्शन लिखना है ना तो पूरा रूल लिख देता हूं मैं। दो रिएक्टेंट के बीच में क्या साइन होता है? प्लस। प्लस साइन होता है। दो प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है? प्लस। ये भी एक रूल है। दो रिएक्टेंट्स हो, वह एक सिंबल यूज किया इंग्लिश का और, इसका मतलब समझ लेना, और अलग चीज होता है। और करने का मतलब या दो रिएक्टेंट या दो प्रोडक्ट, एंड नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में और प्लस नहीं आता, उसमें एरो साइन आता है। और दो रिएक्टेंट हो या दो प्रोडक्ट हो, उन दोनों के बीच में आता है प्लस साइन। रूल नंबर 6, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एरो साइन यूज करना है। आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे डिस्टेंस थोड़ा। ये साइन यूज होता है, ये तुम्हें ही पता है ये यूज कर रहा है, लेकिन हर छोटा बात लिख दे रहा है। क्योंकि बोर्ड का वो ऑब्जेक्टिव होता है ना, हर छोटे बात को लिख दो बोर्ड में। तब सोचता है कॉपी में प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बीच में कैपिटल लेटर इंग्लिश में नहीं आता। और ये तुमको पता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एरो साइन आता है। चलो और रूल लिखो, और लिखते हैं नंबर 4 5 6। कुछ और फेमस लिखते हैं। किसी किसी रिएक्शन में टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, कैटलिस्ट आता है। तुम शायद सुने होंगे, नहीं भी लोग लिख देते हैं, बताते हैं क्या होता है। और जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर आता है रिएक्शन में, टेम्परेचर कहां लिखोगे? एरो के ऊपर लिखा जाता है। प्रेशर कहां लिखोगे? एरो के ऊपर लिखा जाता है। एक होता है कैटलिस्ट, तुम शायद नाम नहीं सुनोगे कभी। कैटलिस्ट क्या होता है बताते हैं रियल लाइफ से, पहले कुछ लिख देते हैं, समझाते हैं रियल लाइफ से, तुरंत समझ जाओगे। ऐसा एग्जाम्पल जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हो। और यार अभी तो लिख लो क्या होता है कैटलिस्ट, क्या होता है ना, उसको अलग से लिख सजा के। अभी खाली आंसर सजा रहे हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, बीच में छोटा। इसको लिखा था बाबू एरो के ऊपर। ये तुमको पता है, तुम लिख रहा हूं जो तुम केमिस्ट्री पूरे 10th क्लास में पढ़ोगे ना, उसमें सब काम आएगा। तुम सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, वहां लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
सुने हो पीओपी? हाथ तोड़े हो? प्लास्टर करवाए हो? डॉक्टर पहले क्या पहनाता है? जिप्सम। बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यही टेंथ टेंथ के सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। घर के सीलिंग पे डिजाइन बनता है, प्लास्टर उसका फॉर्मूला पढ़ना है। वहां पढ़ना है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम करता है, तो 100 कहां लिखूंगा मैं? एरो के ऊपर। ये सब आगे तक वो रूल काम देगा। चलो, कैटलिस्ट क्या, जिंदा मत करना, क्या होता है अच्छा समझाते हैं रियल लाइफ से। और लिख दे, पहले आप सवाल आंसर तैयार करना है एक सवाल का। इस सवाल का आंसर कितना अच्छा हो सकता है वो लिख रहा है। इसका बात अभी करेंगे अलग से। और सुनो रूल, तुमको बताया था एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हीट कहा जाता है बाहर, तो किसके साथ जाएगा? तो प्रोडक्ट के साथ। तो ये हर एक वो छोटा बात लिख दो, दिमाग में चलता है। दिमाग को एकदम तेज तरह रखना भाई। तो दिमाग भटकता है, इंसान का दिमाग बहुत कमजोर होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है। इसलिए दिमाग एकदम शांत करना चाहिए भाई किसी इंसान को, तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। इसलिए तो दिमाग फोकस। अगला, इंडोथर्मिक में हीट ऐड करेंगे रिएक्टेंट के साथ। ये वो काम तो आसान कर रहा हूं मैं, अपने आप से पूछना। खूब सजा सजा लिख के दे रहा हूं मैं। ये तो टेंशन है ना कि बैठ के सजा के लिखोगे। बस तुम्हें वो काम है, याद तो अपने सामने ही करा दे रहा हूं मैं। तुम्हें खाली रिवीजन करना है, वो काम है, बस रिवीजन, और कुछ मत करो। याद मेरे सामने हो रहा है, लिख दे रहा है, बस तुम भूल भूल मत जाना, बस रिवीजन करते रहो। तो मैं ऐसा वही स्ट्रेटजी अपने 12th के साथ करता हूं मैं। 12th के साथ मेरा क्या होता है स्ट्रेटजी, हर 4-5 दिन के बाद कुछ सवाल देते कर अपने सामने लिख के दिखाओ। चलो मेरे सामने लिख के दिखाने, हमेशा लिखवाता हूँ हर तीसरे चौथे अपने सामने कुछ भी सवाल रैंडम। सवाल कहाँ का होता है? इंटरनेट से जाते हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन उठाकर दे देते हैं, जहां कुछ चैप्टर कवर होगा वही करेंगे। हीट ऐड करना वो रिएक्टेंट के साथ। जैसे पावर शेयरिंग तुमको अभी 2-3 दिन तक लिखवाएंगे पूरा अपने सामने। कुछ स्टैंडर्ड सवाल जो बोर्ड में पूछा है लास्ट ईयर। एंडोथर्मिक मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऐड करते हैं रिएक्टेंट के साथ, एक्सो में प्रोडक्ट के साथ। नंबर 9, और कुछ लिखे? इतना भी तो बहुत होता है, वो इतना भी रूल बहुत है। एग्जाम में 3-4 को पूछेगा। अब सवाल करें कैटलिस्ट क्या होता है। ऐसा उदाहरण है तो रियल लाइफ समझ जाओगे, जो तुम्हारे साथ स्कूल में हमेशा होता है, रोज हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त है, स्कूल में हमेशा एक चीज होता है, तुम्हारा कोई दोस्त होता है और कोई दुश्मन होता है। जैसे तुम्हारा कोई बात किसी और को कोई कह देता है, उसका बात तुमको आके कह देता है, तो दोनों में क्या लगवा दिया? झगड़ा लगवा दिया। और फिर बीच से क्या करता है? भाग जाता है। वही काम कैटलिस्ट करता है। आप समझ गए? जैसे दिमाग को कैटलिस्ट क्या, तुम कैटलिस्ट क्या करता है, दो रिएक्टेंट को बोलता है कि रिएक्टेंट को रिएक्शन करने में हेल्प कर देता है, और जब रिएक्शन हो जाता है अपने बीच से साइड हो जाता है। मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। ये तुमको वर्ड याद रखना, कैटलिस्ट। जैसे कोई ऐसा रिएक्शन होगा, तो आगे पढ़ोगे 10th की केमिस्ट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा चाहिए लिथियम, या कुछ आगे आएगा निकेल। वो क्या करता है? रिएक्शन को तेज कर देगा, मतलब खुद रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो कोई कोई इंसान है, तुम्हें झगड़ा तुम दोनों किस लगवा दिया, कुछ ज्यादा ही लगवा दिया, लेकिन अपने कभी मारपीट करने नहीं आएगा। वही काम कैटलिस्ट का है। मतलब रिएक्शन में कैटलिस्ट एरो के ऊपर लिखते हैं। इसका मतलब क्या एरो के ऊपर लिखने का मतलब, कि रिएक्शन के लिए जरूरी जरूर है। तुम पढ़ो कैटलिस्ट को बता दे, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस पढ़े हो? फोटोसिंथेसिस किताब में देखे हो कभी? जिंदगी में किताब देखा लिखा हो किताब में एरो के ऊपर सनलाइट, और सनलाइट लिखा ना किताब में, नीचे क्लोरोफिल लिखा था। एक बता दो, सनलाइट कभी रिएक्टेंट है? सनलाइट क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। मतलब वो सनलाइट एज एटलीस्ट काम कर रहा है। अगर सनलाइट जितना तेज होगा उतना जल्दी खाना बनेगा, लेकिन सनलाइट कभी खाना का पार्ट नहीं होता है। वही काम कैटलिस्ट का है। लिख देते हैं सब कुछ। कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, जल्दी रिएक्शन करवाएगा, खूब तेज। लिखो, अच्छा सुनाओ भाई। ओके, तुम कहानी लिख रहे हो, क्या पता तुम क्या लिख रहे हो।
दिमाग में जा भी रहा है कैटलिस्ट। तो ये जो होता है ना, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, तो बार सब्सटेंस क्यों लिख रहा हूँ, बार सब्सटेंस भाई मैं स्टैंडर्ड लिख रहा हूँ केमिस्ट्री, क्योंकि ये एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, सब्सटेंस ज्यादा बेटर है, केमिकल सब्सटेंस जो भी हो, जो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शंस को। तुम बस इतना ही जानो, तुम्हारे किताब में इसके कुछ नहीं पढ़ना, बस ऐसा क्यों लिखवा दिया मैंने ऊपर, एरो के ऊपर लिखते हैं कि तुम जैसे वो तुम कार्बन चैप्टर पे आओगे, फोर्थ चैप्टर पे, वहां कुछ ऐसा रिएक्शन मिलेगा केमिस्ट्री में कि एरो के ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोजन, निकेल, तो तुमको सब पता होना चाहिए ये रिएक्शन में हेल्प कर रहा है, बस वो कैटलिस्ट है, ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट, मतलब रिएक्शन का पार्ट नहीं है, याद रखना ये बात, खुद रिएक्ट नहीं करता है, मतलब कभी भी कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब मान लो कि दो एलिमेंट आपस में दो रिएक्टेंट है, रिएक्शन करना चाहता था, उसको कहता है आओ रिएक्शन तेज करवा देंगे, लेकिन खुद नहीं लड़ेंगे, वो कहानी कैटलिस्ट का है। 2 मिनट पर इतना सुना तो पहुंच लेना बहुत जरूरी है, फिर तुम्हारे सामने एक नया कहानी होगा, अभी आएगा 25 सवाल, रियल नंबर भी खत्म थोड़ी किए थे, बोले तो फिर चलेंगे जानबूझ के, तो ऐसा हमने कुछ एमसीक्यू का सवाल लाने वाला है थोड़ी देर में, तुमसे वो टाइमर चढ़ाएंगे, तुमसे थोड़ा बनवाएंगे,